नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएसएनएल और एमटीएनएल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, जिसमें बीएसएनएल और एमटीएनएल के जो कोरोना पेंडेमिक के टाइम जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनकी क्या भूमिका रही है और उनके द्वारा किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों की अप्रैल मंथ की सैलरी के बारे में। साथ ही पीआरएस और पेंशन के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही हम बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ की जो जितने भी बीआरएस ऑप्टीज हैं उनके द्वारा जो एक्स ग्रेशिया का सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट का भुगतान होना है, ग्रेच्युटी और अन्य पैसा जैसे कि सोसाइटी ड्यूज और जीएसएलआईसी ड्यूज एवं अन्य जितने भी भुगतान हैं सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बीएसएनएल बीआरएस ऑप्टीज की न्यूज़पेपर्स से रिलेटेड क्या अपडेट है, बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ की न्यूज़पेपर्स में क्या अपडेट है। साथ ही बीएसएनएल यूनियंस ने सीएमडी के साथ जो डिस्कशन किया था उसमें क्या डिटेल्स निकल करके सामने आई हैं और क्या डिसाइड किया जा रहा है बीएसएनएल 4G को लेकर के बीएसएनएल के कर्मचारियों के द्वारा, और कब तक बीएसएनएल में 4G आ सकेगा। इससे रिलेटेड सभी जानकारी देखेंगे हम डिटेल में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो हालांकि ज़्यादा जानकारी होने की वजह से थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन पुख्ता जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। तो सबसे पहले तो न्यूज़ में हम शुरुआत करते हैं बीआरएस ऑप्टीज से पहले बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ को जिन्हें सीआरएस दिया जा रहा है। तो बीएसएनएल के कुछ एम्प्लॉय हैं जिनको किसी कारणवश टारगेट किया गया है और स्पेशली उन्हें एक फिक्स फॉर्मूले के अंदर रख करके और उन्हें बीएसएनएल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के प्रयास के बाद में 2 साल पहले विवाद पैदा करने वाली 33 वर्षीय कार्यकर्ता रेहाना फातिमा को बीएसएनएल द्वारा कंप्लीट सीआरएस यानी सीआरएस कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर जाने का आदेश दिया गया है। आपको हम बता दें कि ये पलारी बट्टोम एक्सचेंज की एक टेलीकॉम टेक्नीशियन है यानी टीटीए हैं सुश्री फातिमा। इनको बुधवार को अपने नियंत्रण अधिकारी से आदेश प्राप्त हुआ है। उसने कहा है कंट्रोलिंग ऑफिसर ने कि वह आदेश के खिलाफ कानून का सहारा लेंगी। बीएसएनएल ने 27 मई 2018 को पठान मथिट्टा पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बाद आंतरिक जांच शुरू की, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश से संबंधित सबरीमाला में फेसबुक पर धार्मिक रूप से विवादास्पद टिप्पणियां और तस्वीरें पोस्ट करके समुदायों के बीच शत्रुतापूर्ण दुश्मनी के आरोप लगाए गए थे। इसलिए उसे निलंबन पर रखा गया था। अब हाल ही में मिले लेटर के अनुसार उन्हें बताया गया है कि उन्हें बुधवार को अपने नियंत्रण अधिकारी ने एक जो टीटीए हैं उनको कानूनी सहारा लेने के लिए तो कहा ही है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि जो ऑफिशियल लेटर है उसके अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर जाने का आदेश भी दे दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 33 वर्ष की महिला हैं जिन्हें सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के प्रयास के 2 साल बाद जब विवाद पैदा हुआ था उसकी वजह से रेहाना फातिमा जी को सेवानिवृत्ति का ऑर्डर दे दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बीएसएनएल के अंदर फास्टेस्ट 4G रोल आउट के लिए 2G और 3G नेटवर्क को अपग्रेड किया जा रहा है ZTE और नोकिया के द्वारा। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि बीएसएनएल 4G सबसे तेज़ फास्टेस्ट 4G रोल आउट होने वाला है बीएसएनएल के अंदर, और 4 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट ऑल इंडिया लेवल पर बीएसएनएल की लगभग 50,000 साइट्स हैं जो 2G और 3G से 4G में अपग्रेड की जाएंगी। वहीं बाकी की 50,000 न्यू साइट्स भी इंस्टॉल करनी है जिनको भी जल्द ही अनुमति मिल जाएगी। जैसा कि मेडिकल
आउटडोर ट्रीटमेंट सीलिंग लिमिट से आपको जैसा कि पता है कि 23 दिन से घटा करके 15 दिन तक करने का फैसला लिया गया है। तो उसके लिए भी यूनियंस के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि आउटडोर ट्रीटमेंट सीलिंग को 23 दिन से घटा करके 15 दिन करने के फैसले को वापस ले लिया जाए। वहीं अप्रैल मंथ की सैलरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। तो क्या है इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। उससे पहले बता दें आपको कि संविदा कर्मियों के वेतन का जो अभी तक तत्काल भुगतान करने की बात कही जा रही है और कई स्टेट्स के द्वारा इसके लेकर के खास इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे लगभग सभी जो इतने भी आउटडोर के जो संविदा कर्मी हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर हैं, उनका किसी का भी भुगतान नहीं हुआ है और उनके कार्यों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुबंध श्रमिकों को पीछे न रखा जाए और उनका जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। इसको लेकर के भी क्या अपडेट है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इनका कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा भुगतान का, और बहुत सारे जो फंड है वो भी इकट्ठा किया गया है BRS ऑप्टीज के लिए। तो इसको भी हम आपको बता देते हैं कि क्या है इसके बारे में जानकारी कोविड-19 से लेकर के। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कर्नाटक सर्किल ने ठेका श्रमिकों की राहत के लिए 7.5 लाख रुपए एकत्रित किए हैं और जो मजदूरी के लिए भुगतान न करने से पीड़ित हैं, पिछले 10 महीनों से लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान दुखों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो वहीं पर कर्नाटक सर्किल के द्वारा ये 7.5 लाख रुपए एकत्रित किए गए हैं भुगतान के लिए। वहीं ठेका श्रमिकों को खाद्य सामग्री भी वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा तेलंगाना सर्किल में भी ठेका श्रमिकों को राहत सामग्री दी जा रही है। तो इसकी सबकी अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स रिलीफ फंड है, इसको निम्नलिखित दान की प्राप्ति को धन्यवाद देता है CHQ आंध्र प्रदेश। और इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारा दान भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक BRS ऑप्टीज को BRS लेने के बाद भी ना तो BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी का भुगतान हुआ है, ना ही कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को पैसा दिया गया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के लिए जब टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स BSNL के एम्प्लॉय नहीं हैं, तो BSNL को इनके भुगतान से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ का जो कि BSNL के एम्प्लॉई हैं, उनकी भी अप्रैल मंथ की सैलरी का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। तो क्या है इसको लेकर के कि कब तक हो पाएगा BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ का भुगतान, इसके बारे में हम देखते हैं अब। तो आपको बता दें कि BSNL के जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनकी अप्रैल मंथ की सैलरी के बारे में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अब की बार का जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ रुपए है, जिसकी वजह से BSNL के एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जबकि EPF का भुगतान भी उनके द्वारा किया जाना है, BSNL के द्वारा किया जाना है, और अन्य भुगतान भी BRS ऑप्टीज से रिलेटेड भुगतान भी किए जाने हैं, जिसकी वजह से अब की बार रेगुलर एम्प्लॉयज़ की अप्रैल मंथ की सैलरी डिले हो रही है। और ये सैलरी इस मंथ आने के चांसेस काफ़ी कम है। अगर ये आती है तो ये इस मंथ के लास्ट वीक में आने की फिर भी संभावना है। लेकिन हाल फिलहाल में ना ही तो BSNL को कहीं से लोन मिल पाया है, जो कि कहा गया था जब BSNL के CMDP के प्रभार जी से बात की गई थी BSNL के कर्मचारियों की सैलरी के लिए, तो उन्होंने कहा था कि BSNL के एम्प्लॉय की सैलरी के लिए मैनेजमेंट लोन की बात कर रहा है बैंक से, लेकिन अभी तक कोई भी बैंक BSNL को सैलरी के लिए लोन देने के लिए तैयार नहीं हो पाया है। यही कारण है कि BSNL के एम्प्लॉयज़ की सैलरी अभी भी डिले हो रही है। वहीं निःशुल्क 5G बैंडविड्थ फिक्स कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारतीय इंफ्राटेल की अखिल गुप्ता, तो इसमें इन्होंने कहा है कि जहां पर आपको हम बता दें कि BSNL 4G के टावर इंस्टॉल कर रहा है, 4G के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको अपग्रेड कर रहा है, 2G 3G के जो BTS हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं उनको 4G में अपग्रेड कर रहा है। तो वहीं पर
अन्य जो कंपनियां हैं वो 5G की प्रयास में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि निवेश बुनियादी ढांचे में आए तो हमें एक बुनियादी ढांचा तैयार करना सीखना चाहिए, जिसका अर्थ है सेवा प्रदाता अब बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम होने चाहिए, एक नियामक अधिकारी ने कहा। तो यहाँ पर आप को बता दें कि दूरसंचार विभाग DOT को 3500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड में मुफ्त बैंडविड्थ की अनुमति देनी चाहिए, जो कि 5वीं पीढ़ी या वायरलाइन कनेक्टिविटी के लिए 5G आधारित सेवाओं के लिए है। भारतीय इंफ्राटेल के अध्यक्ष अखिल गुप्ता ने कहा, सरकार ने आज 3500 मेगाहर्ट्ज में 5G के तहत आवश्यक और आवश्यक बैंडविड्थ 4 सेवाओं प्रदाताओं को मुफ्त में प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल उच्च बैंडविड्थ कनेक्टिविटी के माध्यम से किया जा सकता है। इस क्षेत्र में फिक्स्ड लाइन और आगे विचार विमर्श किया जा सकता है। वहीं BSNL ने BRLA बैटरियों के साथ GPON, EMS और सौर ऊर्जा उपकरण की आपूर्ति के लिए निविदाएं दी है। यहाँ राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी BSNL ने BRLA बैटरी के साथ GPON उपकरण, EMS और सौर ऊर्जा उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, कमीशन और रखरखाव के लिए बोलीदाताओं को आमंत्रित करते हुए निविदाएं मांगी है। यहाँ पर 588 OLT साइटों को 73,360 ONT से जोड़ना होगा। हालांकि BSNL ने उल्लेख किया है कि इन मात्राओं का अनुमान है और यह इकाई मूल्य या अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव किए बिना APO जारी करने के समय 25% से लेकर निर्दिष्ट मात्रा की 5.2% तक हो सकती है। इसके अलावा सार्वजनिक खरीद की धारा 10 मेक इन इंडिया के लिए ऑर्डर 2017 के तहत प्रावधान भी इस निविदा के लिए लागू होंगे तथा यदि कोई नोडल मंत्रालय संतुष्ट है और किसी आइटम के भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है या किसी भी विदेशी सरकार द्वारा खरीद में प्रतिस्पर्धा यह हो सकता है अगर वह उस देश के बोलीदाताओं को इस वस्तु की खरीद या अन्य वस्तुओं के लिए पात्रता से उपयुक्त, प्रतिबंधित और बहिष्कृत करता है। वहीं अब हम चर्चा करते हैं BSNL और MTNL के पेंशनर्स के बारे में। तो हम देखते हैं MTNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई के द्वारा श्री PK पवार जी को लिखे गए इश्यूज़ के बारे में कि क्या क्या इशू उन्होंने लिखे हैं MTNL के एम्प्लॉयज़ के द्वारा पेंशनर्स के रिलेटेड। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ग्रांटिंग द बेनिफिट ऑफ 73.8% IDA यानी एडिशनल 5% IDA टू द पेंशनर्स रिटायर्ड प्रायर टू द 1/1/2018। तो इन्होंने कहा है कि 5% एक्स्ट्रा जो IDA है DA में वृद्धि कर करके मिलना चाहिए जितने भी पेंशनर्स हैं वो 1/1/2018 यानी जनवरी 2018 से पहले रिटायर हुए हैं उनको। It is learned that the file is pending at MTNL corporate office for the couple of months. We request you kind settle the issue early as the pensioners are frustrated. तो इन्होंने कहा है कि इशू MTNL और DOT के बीच में अटक रहा है, तो इसमें ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी इस फाइल को आगे बढ़ाया जाए और इनको उनका हक दिया जाए। वहीं सेकंड इन्होंने पॉइंट शामिल किया था कि पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ एक्स ग्रेशिया टू द BRS पेंशनर्स यानी जो BRS पेंशनर्स हैं उनको एक्स ग्रेशिया का भुगतान किया जाए। आपको हम बता दें कि BSNL और MTNL सभी BRS ऑप्टीज के लिए, सभी पेंशनर्स के लिए 50% भुगतान की बात की गई थी 31 मार्च 2020 से पहले करने के लिए। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 31% का ही भुगतान हुआ है, बाकी का भुगतान अभी बाकी है। तो हम यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि इनसे मांग की गई है श्री PK पवार जी से, जो कि इस समय BSNL और MTNL दोनों के ही CMD हैं। उन्होंने कहा है कि 31 अप्रैल तक 70% का भुगतान हो जाना चाहिए था, 31 मई तक 70% का भुगतान किए जाने की बात कही है यहाँ पर कि कम से कम 31 जून तक 70% एक्स ग्रेशिया का भुगतान कर दिया जाएगा तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक 31% का ही भुगतान हुआ है और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का लगभग 19% बकाया है वो भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। तो अगर सरकार का मानना था कि 2019-20 में
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भुगतान हो जाना है और 20-21 में सेकंड इंस्टॉलमेंट का भुगतान होना है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक जून मंथ चल रहा है और अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी कंप्लीट भुगतान नहीं हुआ है। हालांकि ऐसा माना जा रहा था और BSNL की यूनियंस के द्वारा ये रिपोर्ट की गई थी कि जून मंथ तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट दोनों का ही भुगतान हो जाएगा। तो देखते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में तो अभी कोई खास अपडेट है नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भुगतान 31 जून से पहले हो जाना है, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही GPF से रिलेटेड और लीव इनकेसमेंट से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है BRS पेंशनर्स की, और जिन्हें जो भी सुपरएनुएशन पेंशनर्स ऑन कंबाइंड सर्विस, इट इज़ लर्न दैट द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ट्रस्ट फंड कुड नॉट बी लिक्विडेटेड ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, बी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक अप द इशू विद DOT एंड अरेंज फॉर फंड्स। तो इन्होंने कहा है कि GPF और लीव इनकेसमेंट का जो भुगतान किया जाना है BRS पेंशनर्स को, और जिन्होंने अपनी मर्जी से सुपरएनुएशन पेंशनर्स हैं, दोनों को ही जो GPF और लीव इनकेसमेंट दोनों का भुगतान किया जाना है, उनमें मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से अभी भुगतान नहीं किया जा सकता है उनका ट्रस्ट फंड का इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन अगर ये बात करें तो DOT कहीं से फंड अरेंजमेंट कर सकता है और इनका भुगतान कर सकता है। वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि टू प्रोवाइड फंड्स इमीडिएटली फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एंड CPF टू द BRS पेंशनर्स एंड सुपरएनुएशन पेंशनर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर प्रो राटा पेंशन। तो जितने भी BRS पेंशनर्स हैं या फिर ग्रेच्युटी और CPF का जो भुगतान करना है BRS पेंशनर्स के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर बात की गई थी और इनसे चर्चा की है BSNL और MTNL के CMD से। वहीं इन्होंने नेक्स्ट लेटर में लिखा है कि रिटेंशन ऑफ BSNL क्वार्टर्स बाय MTNL पेंशनर्स एट मुंबई एज पर द टर्म ऑफ DOT रूल्स एंड ऑन द सेम टर्म एज एप्लीकेबल टू BSNL पेंशनर्स। BSNL महाराष्ट्र सर्किल इज चार्जिंग fee including the last drawn HRA from MTNL pensioners for the retaining the BSNL quarter for the permissible period. We request you to kindly amend the policy of BSNL for recovering फी फ्रॉम MTNL पेंशनर्स एज पर DOT रूल्स। तो यहाँ पर बात की गई है कि जितने भी MTNL के पेंशनर जो कि BSNL के क्वार्टर्स में रह रहे हैं, उनका जो रूल्स हैं वो BSNL की रूल्स की बजाय और MTNL के पेंशनर्स को DOT के रूल्स के अनुसार उनसे जो लाइसेंस फी है वो रिकवर की जाए। साथ ही इन्होंने ऑफिशियल लेटर में जो नेक्स्ट लेटर लिखा है उनके बारे में हम आपको बता दें कि इन्होंने कहा है कि मेनी लोकेलिटीज इन मुंबई आर कंटेनमेंट एरिया एंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर द पेंशनर्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ द क्वार्टर टू फाइंड आउट अल्टरनेट अकोमोडेशन नॉर टू अरेंज फॉर शिफ्टिंग आफ्टर द परमिसिबल रिटेंशन पीरियड। देयरफॉर वी रिक्वेस्ट योर काइंड सेल्व्स to extend the permissible retention period up to 31/12/2020 and reintroduce leasing of quarters to pensioners or reasonable concessional terms afterward। तो इन्होंने बात की है कि जहाँ जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए कि इनको 31/12/2020 तक परमिशन दी जाए क्वार्टर्स में रहने के लिए। इसके साथ ही हम यहाँ पर अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर जो जुड़ी हुई है BSNL के जो जितना भी पेमेंट बकाया है उससे रिलेटेड और BRS ऑप्टिस से रिलेटेड। उससे पहले हम आपको बता दें कि देश भर में BSNL की वाईफाई इंटरनेट सर्विस जो कि शुरू हो रही है और 25 रुपये में मिलेगा आपको 2 GB डाटा। तो जैसा कि आपको बता दें कि देश भर में BSNL की वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू होने जा रही है और सबसे पहले इसकी शुरुआत बनारस से होगी, वाराणसी से होगी, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। वहीं BSNL वाईफाई कूपन सिर्फ 10 रुपये से शुरू होंगे। सरकारी टेलीकॉम कंपनी देश भर के गाँव और शहरों में वाईफाई की सुविधा मुहैया कराने जा रही है और एक लिमिट तक BSNL की वाईफाई सेवा का इस्तेमाल मुफ्त में किया जा सकेगा। जिस इलाके में वाईफाई नेटवर्क लगाया जाएगा उसे वाईफाई हॉटस्पॉट जोन कहा जाएगा। BSNL वाईफाई हॉटस्पॉट की शुरुआत वाराणसी से हो रही है। BSNL वाईफाई का आप ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल, इससे आपको फ़ोन का वाईफाई ऑन करना होगा। फिर जैसे ही BSNL वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर उसमें डालना होगा और जो पिन आएगा उसको टैप करना होगा। उसके बाद 6 अंकों का पिन प्राप्त होगा आपको SMS के थ्रू, जिसे दर्ज करने पर आप BSNL का वाईफाई इस्तेमाल कर सकेंगे। BSNL वाईफाई कूपन 10 रुपये से शुरू हो जाएगा। इसमें सिर्फ 30 मिनट तक आपको स्टार्टिंग में फ्री मिलेगा BSNL वाईफाई। उसके बाद में
आपको अगर ज़्यादा डाटा का इस्तेमाल करना है तो आपको कंपनी का कूपन खरीदना होगा। रूरल एरिया के लिए 3 प्रकार के कूपन उपलब्ध होंगे, 25 रुपये, 45 रुपये और 150 रुपये के। 25 रुपये के BSNL रूरल वाईफाई प्लान में ग्राहकों को 7 दिन की वैलिडिटी के लिए 2 GB का डेटा मिलेगा। बाकी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो आपको हम बता दें प्रिय ग्राहक मित्र, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 के दिन अपने वक्तव्य में कहा कि लोकल को वोकल बनाएं और आत्मनिर्भर बने, अर्थात संपूर्ण स्वदेशी अपनाएं। BSNL एक स्वदेशी और आत्मनिर्भर कंपनी है, इसलिए कृपया BSNL को अपनाएं और उसे मजबूत बनाएं। आपके मोबाइल नंबर को पोर्टेबल करने के लिए कृपया अपने मोबाइल से मैसेज करें, पोर्ट अपना मोबाइल नंबर और 1900 पर भेज दें। न्यू लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए कृपया वेबसाइट selfcare.bsnl.co.in पर लॉगिन करें। न्यू लैंडलाइन कनेक्शन के लिए 1800-345-1500 पर डायल करें, जबकि नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए 1800-345-1504 पर डायल करें। हमारे सभी ग्राहक सेवा केंद्र आपकी सेवा में हर रोज 11 बजे से 5:30 बजे तक खुले रहते हैं। कोविड-19 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों की पालना करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, 4G टेंडर, BTS आदि के लिए BSNL के CMD से जब बात की गई तो उन्होंने दोनों मामलों के लिए कहा कि दोनों ही मामलों में कोई प्रगति नहीं हुई है। लॉकडाउन के कारण वेंडर भी आगे नहीं आ रहे हैं। वहीं प्रमोशन से रिलेटेड BSNL के CMD से बात की गई। बाकी 1 मई 2019 से जो लंबित मेडिकल बिल है उनके भुगतान और मेडिकल से रिलेटेड जानकारी जब मांगी गई तो उससे रिलेटेड भी कंप्लीट जानकारी हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है। बाकी हम वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर आप देख सकते हो। वहीं पर कोविड-19 के मद्देनज़र बीमा सुरक्षा भी मांगी गई है BSNL के CMD से, जिससे सहमत होकर के उन्होंने DOT को लेटर लिखने के लिए कहा है। वहीं अप्रैल 2020 के वेतन से रिलेटेड जब उनसे बात कही गई तो उन्होंने कहा कि वर्तमान निधि की उपलब्धता जो है वो सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ है और अभी तक EPF का भुगतान भी उसी से ही किया जाना है। तो श्री SK गुप्ता जो कि डायरेक्टर फाइनेंस हैं, उनसे मुलाकात की और फंड की उपलब्धता के बारे में विचार विमर्श किया। तो इन्होंने इसमें बताया कि किसी तरह से वो लोन के बारे में कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही लोन मिल जाता है या फिर अन्य किसी तरीक़ों से BSNL के कर्मचारियों की भुगतान की कोशिश कर रहे हैं। वहीं DOT 5G की बिक्री को अभी टाल सकता है। 2020 में होगी केबल और केबल 4G की नीलामी। तो आपको हम बता दें कि डिजिटल संचार आयोग DOT की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था ने सोमवार को नीलामी पर जो सोमवार गया है उस पर नीलामी पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो ने सार्वजनिक रूप से 5G नीलामी में देरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। सभी तीनों ऑपरेटर ने आधार मूल्य 492 करोड़ रुपए प्रति यूनिट कहा है। यह बहुत अधिक था और बोली आकर्षित नहीं करेगा। और इन्होंने इस तरह से बताया कि अभी DOT 5G की बिक्री को इस वजह से टाल सकता है और जो कि 2020 में सिर्फ और सिर्फ 4G की नीलामी होगी और BSNL का 4G भी 2020 में आ ही जाएगा। अब चर्चा करते हैं DA के बारे में। तो डियरेंस अलाउंस से रिलेटेड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, रिट लगाई गई है और जिसमें ये जानकारी दी गई है कि किसी भी तरह से जो DA फ्रीज का डिसीजन लिया गया था उसे वापस लिया जाए और BSNL के जितने भी कर्मचारी हैं उनको DA टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा राइट टू रिसीव सैलरी विथ पर्क्स एवरी मंथ इज पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन इमिनेटिंग फ्रॉम आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सैलरी की और उसके साथ में जो पर्क्स मिलते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जानकारी मांगी गई थी कि वो भी टाइम पर मिल। वहीं अगर देखा जाए BSNL की प्रोविजनल पेंशन और लीव इनकेसमेंट के बारे में तो इनका नॉन पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन और लीव इनकेसमेंट के लिए भी ऑफिशियल लेटर लिखा गया है और इससे रिलेटेड जानकारी मांगी गई है कि कब तक इसका भुगतान हो पाएगा। हालांकि इन्होंने अभी तक तो बोला है कि इमीडिएट पेमेंट किया जाना चाहिए प्रोविजनल पेंशन का और चाहे लीव इनकेसमेंट का अभी इमीडिएट पेमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि I frequently request you to kindly take the needful action with the view to mitigate the suffering of the aggrieved
ऑफिशियल। तो आपको हम बता दें, इन्होंने एकदम से द पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया एज वेल एज द अदर टर्मिनल बेनिफिट्स सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने फोकस किया है और सभी के लिए खास बातचीत की है और बोला है कि इसका भुगतान तुरंत प्रभाव से किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्स ग्रेशिया, पेंशन, लीव इनकेसमेंट और अदर टर्मिनल बेनिफिट्स हैं जिनका कि पेमेंट नहीं हुआ है या पेमेंट ड्यू है या फिर वो अभी भुगतान कंडीशन में चालू में है, यानी जल्दी ही इनका भुगतान हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड अंडरस्टैंड द पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया एज वेल एज अदर टर्मिनल बेनिफिट्स सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इमीडिएट पेमेंट इसका किया जाना चाहिए। साथ ही लीव इनकेसमेंट का भी इमीडिएट पेमेंट किया जाना चाहिए, तो ताकि इससे ज़्यादा सफ़र ना होना पड़े, लेकिन फिर भी अभी तक इसके भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं आपको हम बता दें कि रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट रिलैक्सेशन, यहाँ पर JTO LIC की एग्ज़ाम हुई थी 26 मई 2019 को, जिसके जो 26 मई 2019 तक इसका रिज़ल्ट आना था वेरी पुअर रिजल्ट, यानी कि 26 मई 2019 को जो पिछले साल लगभग एक साल भर हो चुका है JTO LIC का रिजल्ट आए हुए, उसमें कट ऑफ है जिसका मिनिमम क्राइटेरिया 50% रखा गया था, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट थे 1030 कैंडिडेट थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 154 कैंडिडेट पास हो पाए हैं। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट की गई है कि जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे और जिनका सही आंसर है मल्टीपल करेक्ट आंसर थे, तो इस वजह से विथ मल्टीपल करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो JTO हैं वो पास नहीं कर पाए एग्ज़ाम और काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा उसको पास कर पाना। तो इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि किसी तरह से उसकी कट ऑफ को रिड्यूस किया जाए और कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स की भर्ती की जाए। वहीं अगर MTNL के अंदर देखा जाए तो जितने भी MTNL के BRS ऑप्टीज हैं उनके द्वारा जितना भी उनका GPF, CPF या फिर ग्रेच्युटी जो कुछ भी बकाया है उनके ट्रस्ट को बेच करके और उनके ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट को बेच करके और इनका भुगतान करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। वहीं BSNL की यूनियंस के द्वारा भी पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 के लिए भी खास कदम उठाए गए हैं। इसके लिए भी नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 के लिए ये इन्होंने ऑफिशियल लेटर जारी किया है। वहीं BSNL के जो एम्प्लॉई हैं, चाहे BSNL रिक्रूटेड एम्प्लॉई हैं चाहे DOT रिक्रूटेड एम्प्लॉई हैं, सभी के एक्स ग्रेशिया के लिए उन्होंने कहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 2019-20 को भुगतान होना है और साथ ही जो बचेगी उसका 2020-21 को भुगतान होना है। तो ये इसके बारे में माना जा रहा है कि जून मंथ के एंड तक सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी भुगतान हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको 31 मई तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो बाकी का 18% 19% बकाया है उसका भुगतान हो जाएगा। वहीं लीव इनकेसमेंट का और GPF EPF का भुगतान भी टाइमली हो सके, इसके लिए भी लेटर लिखा गया है। वहीं अगर देखा जाए ग्रेच्युटी से रिलेटेड पेमेंट, तो ग्रेच्युटी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और इससे रिलेटेड भी जो भुगतान है वो भी किया जाना है और उसकी कोई फिक्स डेट भी अभी तक नहीं आई है। वहीं सुपरएनुएशन फंड मेंटेन विथ LIC, इसका फंड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, यानी कि अब आपको जल्द ही इसका भुगतान हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2 MS को। धन्यवाद।